हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 8 सितंबर 2021। तो 8 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी वहां पर दिया हुआ है। आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके हमें अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं तथा पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ही ज्वाइन कर लें। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह कल ही के दिन यानी 7 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्यवाही को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर व्यक्तिगत, समुदाय, कॉरपोरेट और सरकार यानी सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाना है तथा उससे कि स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। अब जान लेते हैं इस दिन के थीम के बारे में। इस दिन का थीम इस वर्ष का रहा है हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट यानी कि स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। इस दिन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इस वर्ष 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया और यूएनईपी को अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का आह्वान किया। इस दिन को मनाने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन यानी CCAC ने यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर काम किया। तो हम लोग जान लिए इस डे के बारे में, डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के बारे में। इस वर्ष का थीम क्या रहा? तो थीम रहा हेल्दी एयर एंड हेल्दी प्लेनेट यानी कि स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। यह कार्यक्रम के दौरान हैशटैग ट्रेंडिंग पर रहा है कल के दिन, हैशटैग हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट, क्योंकि इस वर्ष 2021 का यह थीम रहा है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है? तो यह अमेरिका के द्वारा परियोजना के लिए समझौता किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ALUAV के लिए एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट यानी कि PA पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल यानी कि DTTI में संयुक्त कार्य समूह वायु प्रणाली के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। अब बात हुई अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग इस समझौते के बारे में जान लेते हैं। सहयोग के तहत दोनों देश ALUAV प्रोटोटाइप के सह विकास के लिए सिस्टम के डिजाइन, विकास, प्रदर्शन, परीक्षण और मूल्यांकन के दिशा में काम करेंगे। DTTI का उद्देश्य सहयोगी प्रौद्योगिकी विनिमय को बढ़ावा देने के लिए निरंतर नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा और भारतीय और अमेरिकी सैन्य बलों के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकी पर सह उत्पादन और सह विकास के अवसर प्रदान करना है। अब जान लिए इतना बात इसके बारे में। हम लोग जान लेते हैं, बात हुई अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के बारे में यह है वर्ल्ड मैप में अमेरिका जो कि हरा कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका पूरा नाम है। वाशिंगटन DC यहाँ का राजधानी है तथा डॉलर यहाँ का करेंसी है पूरा यानी कि US डॉलर इसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि अभी वर्तमान में यहाँ का प्रेसिडेंट है जो बिडेन। तो इतना बात हम लोग जान लिए अमेरिका के बारे में भी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया है? तो दोस्तों जीन पियरे एडम्स फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर थे। यह इमेज में जॉन पियरे एडम्स, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में 39 साल से कोमा में चल रहे फ्रांस के
पूर्व फुटबॉलर जीन पियर एडम्स का निधन हो गया है। 1982 में एडम्स अपनी नियमित घुटने की सर्जरी के दौरान एक चिकित्सीय गलती के कारण कोमा में चले गए थे। उन्होंने 1972 से 1976 तक फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए कुल 22 मैच खेले। क्लब स्तर पर एडम्स पेरिस सेंट जर्मन निम्स और निस के लिए एक डिफेंडर के रूप में खेले थे। तो बात हुई है फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ का करेंसी है यूरो। फॉर्मरली इसे फ्रेंच फ्रैंक कहा जाता था, यानी पहले फ्रैंक था। फ्रेंच यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है जीन कास्टेक्स। यह है वर्ल्ड मैप में फ्रांस देश। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, जो कि रेड कलर से यहाँ पर दोनों मैप में डिनोटेड है। दोनों एक ही मैप है। आपको देखने का एंगल थोड़ा सा चेंज है। यहाँ से देखिए भारत का मैप पूरी तरफ से नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से भारत का मैप देखने को अच्छी तरह से मिल रहा है। यानी इसका एंगल चेंज है केवल, न कि मैप अलग है। तो आप इसे कंफ्यूजन में न रहें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह घोषणा 5 सितंबर 2021 को ESFB की 5वीं वर्षगांठ के दौरान की गई। स्मृति मंधाना जी तथा ये है रानी रामपाल जी। आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। इन्हें हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात हुई है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो जान लेते हैं इस बैंक के बारे में। यह एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इसकी वर्तमान में रिवेन्यू अभी 3,641 करोड़ रुपए 2021 के अनुसार है। इसके की पीपल यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अरुण रामनाथन जी है तथा वासुदेवन PN यहाँ के यानी इस बैंक के MD तथा CEO है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इक्विटास होल्डिंग। इसका भी वर्तमान में हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो इतना बात हम लोग जान लिए इक्विटास बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी 6 से 12 सितंबर तक। यानी 6 से मनाने जाने का स्टार्ट हो गया मनाया जाना, यानी खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है। 6 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 12 सितंबर तक चलेगी। यानी एक सप्ताह यह मनाना है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। उत्सव के एक भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 6 से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है, जिसे मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आधिकारिक वीडियो के माध्यम से 6 सितंबर 2021 को खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह का शुभारंभ किया। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज यानी PMFME योजना के PM और औपचारिकरण के लाभार्थी श्रीमती राधिका कामत की सफलता की कहानी को मंत्रालय की वेबसाइट पर आत्मानवीर इंटरप्राइजेस श्रृंखला में भी प्रकाशित किया गया था। अब बात हुई है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बारे में यह न्यूज रहा है, तो इस मंत्री के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। तो इतना बात हम लोग जान लिए इस प्रश्न के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन का निर्माण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि IIT हैदराबाद ने। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है। गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC शीट से ऊपर बायो ईंटों से भी बनाया गया है। यह सामग्री की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो यह है महल जो बनाया गया है जैव ईंटों के द्वारा IIT हैदराबाद के द्वारा। IIT हैदराबाद ने इसका उद्घाटन किया है। तो अब चलते हैं, इतना बात जान लिए, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी किताब बैक टू द रूट्स का अनावरण किया है? तो भारतीय एक्टर तमन्ना भाटिया ने यह अपने बुक जिनका नाम है बैक टू द रूट्स का अनावरण किया है। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अपने किताब बैक टू द रूट्स लॉन्च की। उन्होंने सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कॉटिन्हो के साथ पुस्तक का सह लेखन किया है। पुस्तक
गहन शोध पर आधारित है और भारत के स्वास्थ्य और कल्याण के प्राचीन रहस्यों का उल्लेख करती है। बैक टू द रूट्स के सभी अध्याय आजमाए हुए रहस्यों से परिपूर्ण है जिन्होंने इस देश की पीढ़ियों की सेवा की है। यह है बुक बैक टू द रूट्स। यह हाथ में तमन्ना भाटिया लिए हुए, तमन्ना भाटिया ये है इमेज में तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया एक इंडियन एक्ट्रेस है। इन्हें तमन्ना के नाम से सब प्रोफेशनल इनका नाम प्रचलित है तमन्ना के नाम से। तमन्ना भाटिया इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 21 दिसंबर 1989 को हुई थी मुंबई में। 31 ईयर के अभी वर्तमान में है। 31 से 32वां ईयर इनका चल रहा है। 1.65 मीटर इनका हाइट है। इनको कई अवार्ड दिए गए जैसे कि लिस्ट ऑफ अवार्ड एंड नॉमिनेशन रिसीव्ड बाय तमन्ना। सॉरी यहाँ पर लिस्ट दे नहीं पाए, भूल गए, हो सकता है अगले न्यूज में आपको दे दिया जाए। जान लेते हैं इनके पेरेंट के नाम उनके बारे में। इनका पेरेंट का नाम है संतोष भाटिया तथा रजनी भाटिया। सिबलिंग्स का इनका नाम है आनंद भाटिया। इनके मूवीज है जैसे कि बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली 2 द इंक्लूजन, सिटीमान एंटरटेनमेंट, अन्य कई इनके मूवीज हैं। बहुत सारे मूवी है इनका। बहुत ही टॉप ट्रेंड में इनका मूवी चलता है जो कि इसमें से टॉप ट्रेंडिंग में 2 आपको बता भी गया है जैसे कि बाहुबली 1 तथा बाहुबली 2। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास और ऑसिनडेक्स आरंभ हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना अभ्यास ऑसिनडेक्स आरंभ हुई है। यानी ऑसी ऑस्ट्रेलिया, IND मीन्स इंडिया, EX मीन्स एक्सरसाइज, यानी ऑस्ट्रेलिया तथा इंडिया के बीच एक्सरसाइज। इस अभ्यास के नाम में ही दोनों देश का एक्सरसाइज का छुपा हुआ था। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ऑसिनडेक्स का चौथा संस्करण 6 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है। 10 सितंबर 2021 तक यह चलेगा। भारतीय नौसेना कार्य समूह में INS शिवालिक और INS कदम शामिल हैं। ऑसिनडेक्स ने इस संस्करण में भाग लेने वाली नौसेनाओं के जहाजों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और लंबी दूरी से समुद्री गश्ती विमानों के बीच जटिल सतह, उप सतह और हवाई संचालन शामिल हैं। अब बात हुई ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ का करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तथा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से जो डिनोटेड है ऑस्ट्रेलिया। तो इतना बात हम लोग जान लिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े इस अभ्यास के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डंगोंग में को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि WIA के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुंगोंग बचे हैं, जिनमें 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। अब जान लेते हैं इस रिजर्व के विषय के बारे में। यह अभ्यारण्य आदिरामपट्टिनम से अमापट्टिनम तक पाक की खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला होगा। रिजर्व 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करेगा। समुद्री जीव विज्ञानी और संरक्षणवादियों ने लंबे समय से एक रिजर्व की मांग की है, क्योंकि भारत जल में डुगोंग की आबादी, जिसे समुद्री गायों के रूप में भी जाना जाता है, खतरनाक स्तर पर गिर रही है। तो यह फैसला लिया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। जल्दी यह बनाया जाएगा। यह 500 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा एरिया यह कवर करेगी। अब बात हुई तमिलनाडु राज्य के बारे में, तो जान लेते हैं। यह है मैप में तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ का गवर्नर है। MK स्टालिन यहाँ का मुख्यमंत्री है। 39 लोकसभा सीट है, 18 राज्यसभा सीट है तथा कुल 234 यहाँ पर विधानसभा सीट है। यहाँ पर कुल नेशनल पार्क है मधुबलाई नेशनल पार्क, अनामराई नेशनल पार्क, जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। 2 यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है तथा अन्य नेशनल पार्क हैं जो कि पूरे स्तर पर नहीं है, देश स्तर पर नहीं है, राज्य स्तर पर नहीं है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। तथा मधुमलाई तथा नेशनल अन्नामलाई, जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क से नाम जाना जाता है, यह बहुत ही फेमस है यहाँ का नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैट को पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह एक ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाज है जिनका नाम है शॉन टैट। इन्हें हाल ही में पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाज नियुक्त किया गया है। यह इमेज में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टैट। ऑस्ट्रेलिया का पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैट को पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पौंडीचेरी के सूत्र
ने यह बताया है। एक कोचिंग टीम में शामिल है जिसमें मुख्य कोच दिशांत याग्रिक और मैनेजर और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच कल्पेंद्र झा शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी को हाल ही में 5 महीने की अवधि के लिए अफगानिस्तान टीम का गेंदबाजी कोच भी नियुक्त किया गया था। बाद में यहाँ पर नियुक्त किया गया पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को शॉन टेट को पुडुचेरी का गेंदबाज कोच। अब चलते हैं बात ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी जाने हैं। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर डुरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ है? तो यह संस्करण कोलकाता में शुरू हुआ है। डुरंड कप का 130वां संस्करण, डुरंड कप का 130वां संस्करण कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने गेंद को किक कर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के इस संस्करण में 16 टीमें खेल रही है, जबकि 2 क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बागान भाग नहीं ले रहे हैं। फाइनल मुकाबला 3 अक्टूबर को होगा। डुरंड कप की बात हुई है तो डुरंड कप के बारे में जान लेते हैं। डुरंड कप की स्थापना 1888 में यानी आज से 133 वर्ष पूर्व की गई थी। इसमें मोस्ट सक्सेसफुल टीम था मोहन बागान तथा ईस्ट बंगाल, लेकिन यही जबकि 2 ईस्ट बंगाल तथा मोहन बागान भाग इसमें नहीं ले रही है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उससे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि यह बात कोलकाता के बारे में हुई। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। यह है लाल कलर से डिनोटेड पश्चिम बंगाल राज्य, यहाँ की राजधानी कोलकाता है, जिसके बारे में अभी बात हुई है। 130वां संस्करण जो हो रहा है डुरंड कप का, यहीं पर शुभारंभ हुआ है। जगदीप धनखड़ यहाँ का राज्यपाल है। ममता बनर्जी यहाँ का मुख्यमंत्री है। 42 लोकसभा सीट है, 16 राज्यसभा सीट है तथा कुल यहाँ पर 294 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्यूरा वैली तथा सिंगालिया, सुंदरबन यहाँ का सब नेशनल पार्क है, जो कि बहुत ही फेमस है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो यह घोषणा गुजरात सरकार ने की है। गुजरात सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों पेंशन भोगियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह रहा न्यूज जिसमें बताया गया कि गुजरात गवर्नमेंट अनाउंसेड 11% हाइक इन डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस फॉर एम्प्लॉय पेंशनर्स। तो यह न्यूज है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बात हुई है गुजरात के बारे में, तो हम लोग गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात यह है भारतीय मैप में लाल कलर से डिनोटेड। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। आचार्य देवव्रत यहाँ का राज्यपाल है। विजय रूपानी यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। 26 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है तथा 182 यहाँ पर विधानसभा सीट है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क, भावनगर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मारिन नेशनल पार्क। यहाँ का सभी के सभी बहुत ही नेशनल पार्क जो कि फेमस है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एसएल त्रिपाठी को अपना नया सीएमडी नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने एसएल त्रिपाठी को अपना नया सीएमडी नियुक्त किया है। यह है यूनाइटेड इंडिया का लोगो, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। यूनाइटेड इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस। केंद्र सरकार ने एसएल त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी नियुक्त किया है। वह वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक और निदेशक हैं। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक यूनाइटेड इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात हुई है यूनाइटेड इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1938 को की गई थी। श्री गिरीश राधाकृष्णन यहाँ का अभी सीईओ हैं। इसके एम्प्लॉय की संख्या 14,322 से 2019 के अनुसार। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेहतरीन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? तो यह पुरस्कार रामनाथ कोविंद यानी हमारे राष्ट्रपति जो है इन्होंने प्रदान किए हैं। यह इमेज में रामनाथ कोविंद। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 5 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कोविंद ने देश के 44 बेहतरीन शिक्षकों को उनके समर्पित योगदान के लिए पुरस्कार दिए हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और उनके जीवन से प्रेरित समृद्ध करते हैं।
इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय ने 44 शिक्षकों के नाम जारी किए हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कुल 44 शिक्षकों में से 9 पुरस्कार पाने वाली महिलाएं हैं तथा अन्य यानी कि 35 पुरुष हैं तथा 9 महिलाएं हैं। अब बात हुई है रामनाथ कोविंद के बारे में, तो जान लेते हैं रामनाथ कोविंद के बारे में। यह इमेज में रामनाथ कोविंद भारत के प्रेसिडेंट है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुई थी यानी कि यह 75 वर्ष के हैं। 75 से इनका 76वां वर्ष चल रहा है। पराग में इनका जन्म हुआ था। इनका हाइट है 1.73 मीटर। सविता कोविंद यहाँ का इनका स्पाउस है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी से हैं। इनके बुक्स का नाम है द रिपब्लिकन इथिक जुलाई 2017 से जुलाई 2018, द रिपब्लिकन इथिक जुलाई 2018 से 2019। यह सभी बुक इन्हीं का लिखा हुआ है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने हवाई में प्रशांत वायु सेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 में भाग लिया है? तो दोस्तों यह भाग भारतीय वायुसेना ने लिया है यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने हवाई जहाज में ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम में 3 दिवसीय प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 में भाग लिया है। इंड्यूरिंग कॉर्पोरेशन टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश के वायुसेना प्रमुख ने भाग लिया। भदौरिया को संगोष्ठी के लिए डीन के रूप में नामित किया गया था। अब बात हुई IAF के बारे में, तो हम लोग जान लेते हैं IAF के बारे में। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स। यह इंडियन एयरफोर्स का लोगो, इंडियन एयरफोर्स भारत का एक डिफेंस सर्विस है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को भारत में हुई थी। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारतीय वायुसेना के पास कई हेलीकॉप्टर तथा कई लड़ाकू विमान भी हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर है अपाचे AH-64E, CH-47 चिनूक, ध्रुव, चेतक, चीता, Mi-8, Mi-70, रुद्रा, Mi-26, Mi-25 और 35। इसके पास और अन्य कई हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इसके पास अन्य फाइटर जेट भी है जिसमें से सुपर स्पेस कैट, जगुआर, डसॉल्ट रिफॉल, सुखोई Su-30 MKI तथा अन्य कई फाइटर जेट भी हैं। इसके कमांडर इन चीफ यानी कि प्रेसिडेंट है यानी कि रामनाथ कोविंद जी। तो दोस्तों यह था आज का हमारा 15 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेशन। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत के लिए अनुमानित GDP विकास पूर्वानुमान क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि 10.5%। आशा करता हूं आप कल के प्रश्न का जवाब इस पूरी अच्छी तरह से दिए होंगे और सभी लोग इसका जवाब सही सही दिए होंगे। अब चलते हैं आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हुरुंड इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यानी कि विच कंट्री हैज टॉप द हुरुंड इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन। इन चारों ऑप्शन में आपको सही जवाब चुनना है तथा आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आप जरूर इसका जवाब दें। आपको सही हो या गलत आपको पता तो चल जाए कि इसका जवाब सही क्या है। अगले दिन आपको यह जवाब पता चल जाएगा कि आपका सही जवाब क्या था। और आशा करता हूँ आप पर डे यहाँ पर पढ़ रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर आपको सही जवाब देने में। आप सही जवाब दे पा रहे होंगे यदि पर डे आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे तो चलिए दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सभी का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।